यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एनपीएस दिया जा रहा था, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो आ रहे थे। अभी एनपीएस के बजाय यूपीएस कर दिया है, मतलब कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दी गई है। तो एनपीएस फायदेमंद है या यूपीएस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और यूपीएस पर बनने वाले क्वेश्चंस है आज के डिस्कशन में हम करेंगे। नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हर टॉपिक को कवर किया है। जब एनपीएस चल रहा था तो एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस हम कर रहे थे। अब एनपीएस की जगह यूपीएस आ गया है, तो यूपीएस पर किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सभी चर्चाएं आज के डिस्कशन में हम करेंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नॉलेज मंडली की एक नायाब सीरीज जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41. From which date is the UPS effective for central government employees? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस किस तारीख से प्रभावी है, मतलब कि यूपीएस है कौन से तारीख से लागू हो जाएगा? 1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2025, 1 जुलाई 2025 या 1 जनवरी 2025? कौन सी डेट से यूपीएस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो डेट हमें पता होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो गया बी हो गया 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस है वो लागू हो गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रभावी हो गया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो प्रभावी हो गया है 1 अप्रैल 2025 से। अगला सवाल देख लेते हैं 42। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर गेटिंग एन एश्योर्ड पेंशन अंडर यूपीएस? यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा क्या है? मतलब कि कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए जिससे कि आपको यूपीएस के तहत पेंशन मिल जाएगी? 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स? यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा यानी कि न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 10 इयर्स। 10 इयर्स की आप सर्विस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। किसके तहत? यूपीएस के तहत मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 10 साल की न्यूनतम सर्विस आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको यूपीएस के तहत क्या मिल जाएगी? पेंशन मिल जाएगी। अगला सवाल देख लेते 43। फॉर एम्प्लॉइज विद फुल 25 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, what percentage of their average basic pay will be payable as pension in the last 12 months before assured pension retirement? पूरे 25 वर्षों की अरक सेवा वाले कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन का कितने प्रतिशत पेंशन के रूप में देय होगा? तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। 25 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस है और अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितने प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा यूपीएस के तहत? 40%, 45%, 50%, 60%? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 50%। मतलब कि क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? 25 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। तो 25 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस होने पर अंतिम वर्ष के 12 महीने का जो मूल वेतन है उसके औसत का कितने प्रतिशत आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा? 50% के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 44। What is the assured minimum pension amount under UPS for employees with at least 10 years of service? कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस के तहत सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि क्या है? कम से कम सर्विस कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष की सर्विस होनी चाहिए। तो न्यूनतम पेंशन उनको कितनी मिल जाएगी? ₹5,000 पर मंथ, ₹7,500 पर मंथ, ₹10,000 पर मंथ, ₹15,000 पर मंथ। 10 वर्ष की सेवा उसने कर ली है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस उसने कंप्लीट कर ली है और कर्मचारी रिटायर हो गया है, तो कम से कम पेंशन यूपीएस के तहत कितनी मिल जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 10,000 पर मंथ। 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद में उसको कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10,000 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिल जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। एश्योर्ड पेंशन निश्चित की गई है यूपीएस में।
अगला सवाल देख लेते हैं 45। व्हाट इज द फैमिली पेंशन रेट अंडर यूपीएस इन केस ऑफ पेंशनर्स डेथ? यूपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन दर क्या है पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेंशन भोगी है, उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है, तो फैमिली पेंशन कितनी हो जाएगी? 50% ऑफ पेंशन ड्रॉन, 60% ऑफ पेंशन ड्रॉन, 70% ऑफ पेंशन ड्रॉन, 100% ऑफ पेंशन ड्रॉन। अगर पेंशन भोगी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 60% ऑफ पेंशन ड्रॉन। 60% उसको मिलेगी, जितनी पेंशन वो ड्रॉ कर रहा था उसकी डेथ होने पर 60% फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली आपके हर एक टॉपिक को कवर कर रहा है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएस लागू कर दी गई है, तो यूपीएस पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भी बन सकते हैं। यूपीएस को कवर करने के लिए नॉलेज मंडली ने एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 46। Which authority is responsible for framing rules related to implementation of यूपीएस? यूपीएस के कार्यान्वयन से संबंधित नियम बनाने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएस को कार्यान्वित करना है तो कौन सा प्राधिकरण होगा? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए हो जाएगा। और एनपीएस को भी यही रेगुलेट कर रहा था। पीएफआरडीए है वो एनपीएस को भी रेगुलेट कर रहा था। अभी यूपीएस को कार्यान्वित करना है तो कौन अथॉरिटी काम कर रही है? पीएफआरडीए ही कार्य कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 47। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर यूपीएस एज कंपेयर टू एनपीएस? यूपीएस के तहत सरकार का योगदान कितना है एनपीएस की तुलना में? पहले एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, परंतु अब गवर्नमेंट का यूपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, कितने परसेंट होगा? ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? रिमेन्स द सेम एज एनपीएस 14%, increased to 18.5% of basic pay, and DA decreased from NPS rate. Government does not contribute under यूपीएस। तो यूपीएस के तहत जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। इंक्रीज टू 18.5% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, बहुत बड़ा एक चेंज किया गया है। एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही थी, अब कितना परसेंट करना पड़ेगा? 18.5%, यानी कि 18.5% बेसिक पे प्लस डीए का करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भार उठाना शुरू कर दिया है, 18.5% यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 48। इज द ऑप्शन टू स्विच टू यूपीएस फ्रॉम एनपीएस रिवोकेबल वंस मेड? क्या एक बार एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प रद्द किया जा सकता है? आप एनपीएस में थे, यूपीएस में चले गए और फिर एनपीएस में आना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? यस, एनी टाइम बिफोर रिटायरमेंट। यस, बट ओनली विद इन ए सर्टेन पीरियड। नो, वंस ऑप्टेड इट इज फाइनल। ओनली इफ गवर्नमेंट परमिट्स ए चेंज लेटर। तो क्या आप एनपीएस से यूपीएस में आ गए हैं तो वापिस जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, नो, वंस ऑप्टेड इट इज फाइनल। आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए हैं तो वापिस नहीं आ सकते। आपका जो ऑप्शन होगा वो फाइनल होगा, चेंज नहीं कर सकते। एक अवसर मिलेगा और वो अवसर आपके लिए फाइनल होगा, स्विच ओवर बार बार रिवोकेबल नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट यूपीएस फॉर इट्स एम्प्लॉइज? कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य बन गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले यूपीएस अडॉप्ट किया है, या तमिलनाडु ने किया है, या महाराष्ट्र ने किया है, या कर्नाटका के एम्प्लॉइज के लिए यूपीएस है वो सबसे पहले अडॉप्ट किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र है उसने सबसे पहले यूपीएस को अडॉप्ट किया है अपने एम्प्लॉइज के लिए। और आप कमेंट करके बता दीजिए कि एनपीएस सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, एनपीएस को लागू करने वाला पहला स्टेट क्या था। यहाँ पर यूपीएस है सबसे पहले किसने लागू किया, महाराष्ट्र ने किया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 50। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर एग्जिस्टिंग एनपीएस एम्प्लॉइज टू ऑप्ट इन फॉर यूपीएस। मौजूदा एनपीएस कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की समय सीमा क्या है। जोर का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। जून 30 2024, मार्च 31 2025, सितंबर 30 2025 एक्सटेंडेड, दिसंबर 31 2025। एनपीएस से आपको यूपीएस में जाना है तो कोई डेडलाइन बनाई होगी, वो डेडलाइन कौन सी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सितंबर 30 2025। मतलब कि ये एक्सटेंडेड डेट है। अगर कोई एम्प्लॉई एनपीएस में था तो एनपीएस से यूपीएस में आपको जाना है तो डेडलाइन क्या बढ़ा दी गई है, यूपीएस में जाने के लिए ऑप्शन दे दिया गया है एनपीएस के एम्प्लॉई को कि 30 सितंबर 2025 तक आप यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। एक बार आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया है, चूज कर लिया है, तो आप वापिस नहीं जा सकते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, यहाँ डेडलाइन दे दी गई है कि 30 सितंबर 2025 तक आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। इससे पहले क्या डेडलाइन थी, आप कमेंट करके बता दीजिए। इससे पहले क्या डेडलाइन गवर्नमेंट ने दी थी, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी कह सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको घंटी मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 51। यूपीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस विच स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किस योजना के स्थान पर यूपीएस शुरू किया गया है। यूपीएस शुरू कर दिया गया है तो किस योजना को बंद करके, स्विच ओवर करके और यूपीएस शुरू किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, अटल पेंशन योजना एपीवाई और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस। किस योजना के स्थान पर यूपीएस शुरू किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को बंद करके और क्या शुरू कर दिया गया है, यूपीएस शुरू कर दिया गया है। तो एनपीएस बंद होने का मतलब है कि वो ऑपरेटिंग है परंतु नया एम्प्लॉई एनपीएस नहीं ले पाएगा। यूपीएस है नए एम्प्लॉई को है, एनपीएस वाले यूपीएस में जा सकते हैं परंतु ये तो रनिंग में रहेगा। नया एम्प्लॉई है वो एनपीएस नहीं ले पाएगा, उसको अब ऑप्शन क्या रहेगा, सिर्फ यूपीएस रहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 52। अंडर यूपीएस हाउ इज पेंशन लिंक्ड फॉर दोज विद लेस देन 25 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यूपीएस के तहत 25 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस वाले लोगों को पेंशन कैसे मिलेगी। मतलब कि यूपीएस आपको लेना है तो 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, तब जाकर के आपको यूपीएस की क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार पेंशन मिलेगी। परंतु किसी ने अगर 25 साल से कम सर्विस करी है तो पेंशन किस आधार पे मिलेगी। सभी 25 साल की सर्विस नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी कोई कंडीशन रखी होगी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आप ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रो रेटा रिडक्शन फ्रॉम 50% ऑफ एवरेज लास्ट 12 मंथ्स बेसिक पे। क्वालिफाइंग सर्विस आपकी 25 साल नहीं हुई है तो प्रो रेटा रिडक्शन हो जाएगा किससे, 50% से। 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करने के बाद में अंतिम वर्ष के 12 महीने का बेसिक है उसका एवरेज निकाल करके 50% दिया जाएगा। परंतु 25 से कम की सर्विस होगी तो प्रो रेटा रिडक्शन हो जाएगा, इस 50% से प्रो रेटा रिडक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 53। व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड अंडर यूपीएस फॉर फैमिली पेंशन एलिजिबिलिटी। पारिवारिक पेंशन पात्रता के लिए यूपीएस के तहत आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है। कितनी साल की सर्विस यूपीएस के तहत करनी होगी तब जा करके आपको
फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके लिए पात्रता क्या होगी? 1 ईयर ऑफ सर्विस, 3 इयर्स ऑफ सर्विस, नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड, 5 इयर्स ऑफ सर्विस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पारिवारिक पेंशन पात्रता के लिए आपको यूपीएस के तहत कितनी सर्विस देनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा नो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि इतने साल की सेवा होने के बाद में ही आपको फैमिली पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो यूपीएस है, इसमें कुछ एश्योर्ड किया गया है। लास्ट ईयर के 50% बेसिक का आपको मिल जाएगा, ये एश्योरेंस दिया गया है। और फैमिली पेंशन के लिए कोई सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है कि इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, ये भी एश्योरेंस किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 54। व्हाट इज द पेंशन एंटाइटलमेंट फॉर एम्प्लॉइज हु बिकम डिसेबल्ड व्हाइल इन सर्विस अंडर यूपीएस? यूपीएस के तहत सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन पात्रता क्या है? यूपीएस में कोई कर्मचारी था और वो डिसेबल्ड हो गया है, तो अब उसको पेंशन किस आधार पे मिलेगी? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं। Nil pension if service less than 10 years, 40% of last basic pay irrespective of service, 50% of last 12 months average basic pay irrespective of service, fixed pension of rupees 12,000। यूपीएस के तहत सेवा के दौरान विकलांग हो जाने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन पात्रता क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस। मतलब कि जितने साल की उसकी सर्विस है और वो डिसेबल्ड हो गया है, तो अंतिम वर्ष जब वो डिसेबल्ड हुआ था उसके 12 महीने की सैलरी के एवरेज का 50% है, वो मिल जाएगा डिसेबिलिटी के केस में। यहाँ पर सर्विस ईयर है वो नहीं बताया गया है, कोई भी सर्विस ईयर हो सकता है। अगर वो जल्दी डिसेबल्ड हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी पेंशन कम बनेगी। ज्यादा सर्विस करने के बाद में डिसेबल्ड होता है तो उसका 12 मंथ्स का एवरेज है वो बढ़ जाएगा, उसका 50% मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 55। इन यूपीएस इफ क्वालिफाइंग सर्विस एक्सीड्स 25 ईयर्स फॉर पे आउट कैलकुलेशन इट इज। यूपीएस में यदि एरक सेवा 25 वर्ष से अधिक है तो भुगतान गणना के लिए यह है 25 साल है वो क्वालिफाइंग सर्विस होगी, तो वहां पर अंतिम 12 महीने के एवरेज का 50% मिल जाएगा। उससे कम है तो प्रो रेटा है वो रिड्यूस हो जाएगा। परंतु 25 साल से ज्यादा कर ली तो कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, पे आउट कैलकुलेशन कैसे होगा? इनमें से कौन सा आंसर फिट बैठता है? काउंटेड विदाउट एनी लिमिट, restricted to a maximum of 300 months, rounded up to nearest 5 years, counted with weightage of 1 additional year। यूपीएस में एरक सेवा 25 वर्ष से अधिक की अगर सर्विस कर लेता है तो भुगतान कैसे होगा, पेंशन कैसे मिलेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 मंथ्स। मतलब कि बहुत गजब की बात बताई गई है, आपको 300 महीने से ज्यादा की पेंशन नहीं मिलेगी। ये 300 महीने का कैलकुलेशन है, कैसे होगा आप वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम आपको पेंशन के रूप में 300 महीने का कैलकुलेशन है वो मिलेगा, आपने चाहे कितनी सर्विस कर ली है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी कह सकते हैं। सवाल आ गया हमारा 56। व्हाट इज द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रेट अंडर यूपीएस? यूपीएस के तहत कर्मचारी की अंशदान दर क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों क्वेश्चन को गलत करके आते हैं तो एग्जाम हॉल से बाहर आकर के हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। 8% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 12% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। मतलब कि यूपीएस में आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, 10% देना होगा बेसिक पे प्लस डीए का। और एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन आप कर रहे थे ये कमेंट करके बता दीजिए। जीपीएफ में भी बता दीजिए कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करना होता है। यहाँ पर सही उत्तर हो गया बी।
क्वेश्चन देख लेते हैं 57। व्हाट इज द एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पूल्ड कॉर्पस अंडर यूपीएस? यूपीएस के तहत एकत्रित कोष में केंद्र सरकार द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को करना होगा किसके लिए? पूल्ड कॉर्पस फंड के लिए यूपीएस में कितने परसेंट अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन किया जाएगा? 5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 7% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं यूपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 10% है बेसिक पे प्लस डीए का। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है? 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए कर रही है, परंतु अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन यहां पर किया जा रहा है 8.5% का किया जा रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है? 18.5% हो गया। बेसिक पे प्लस डीए का 18.5% हो गया। जबकि एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था? 14% किया जा रहा था। एनपीएस जब शुरू किया गया था तो कितना कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट की तरफ से? आप कमेंट करके बता दीजिए। एनपीएस का शुरुआत में कंट्रीब्यूशन कितना था? उसको बढ़ा करके 14% किया गया था। यूपीएस में तो और भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया है, 8.5% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 58। व्हाट लमसम इज पेबल ऑन सुपरएन्युएशन अंडर यूपीएस? यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति पर कितनी एक मुश्त राशि देय है? गजब का ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 5% ऑफ इमलमेंट्स पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 10% ऑफ इमलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस, 15% of emoluments for every year of service, fixed rupees 5 lakh after 25 years। तो एक मुश्त राशि कितनी मिल जाएगी? पेंशन के रूप में तो आपको 50% मिल रहा है। लास्ट 12 मंथ के एवरेज का आपको 50% अश्योर्ड कर दिया गया है, परंतु एक मुश्त राशि सुपर एन्युएशन पर सेवानिवृत्ति पर कितनी मिलेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 10% ऑफ इमलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 month ऑफ सर्विस। मतलब कि हर 6 महीने की कंप्लीटेड सर्विस होने पर 10% इमलमेंट्स के रूप में एक मुश्त राशि के रूप में आपको दिया जाएगा। कब? सेवानिवृत्ति पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 59। विच बॉडी नोटिफाइज डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर यूपीएस? कौन सा निकाय यूपीएस के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देश अधिसूचित करता है? कौन सा निकाय हो जाएगा यूपीएस को चलाने के लिए जो गाइडलाइंस है वो कौन जारी करेगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। जरूर पढ़िए, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब कि वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है वो परिचालन दिशा निर्देश जारी करेगा किसके लिए? यूपीएस के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 3 का अंतिम सवाल 60। विच एम्प्लॉइज आर कवर्ड अंडर यूपीएस ऑटोमेटिकली? कौन से कर्मचारी स्वचालित रूप से यूपीएस के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि जैसे ही यूपीएस लागू हुआ वो कर्मचारी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएंगे किसके अंदर? यूपीएस के तहत। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 2004 onwards, employees joining central government service on or after 1st April 2025, employees who opt voluntarily after 1st April 2024, only state government employees। कौन से कर्मचारी स्वचालित रूप से यूपीएस के अंतर्गत आ जाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एम्प्लॉई ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगेगी तो 1 अप्रैल 2025 के बाद में सारे के सारे कर्मचारी किस में आ जाएंगे? यूपीएस में आ जाएंगे, और कोई ऑप्शन उनको होगा नहीं, ना ओपीएस का होगा ना एनपीएस का होगा।
1 अप्रैल 2025 के बाद में उनको 100% निश्चित रूप से यूपीएस मिलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हम एनपीएस पर क्वेश्चन कर रहे थे, परंतु एनपीएस की जगह यूपीएस लागू कर दिया गया है, तो यूपीएस पर आधारित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके लिए डेडिकेटेड सीरीज है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।